नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ में। पीएम आवास पर चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। सीडीएस रक्षा मंत्री बैठक में मौजूद थे। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तीनों सेना प्रमुखों के साथ ये अहम बैठक हुई और अब कुछ ही देर में इस मीटिंग को लेकर के तमाम जानकारी हम सबके सामने होगी और हम आपके साथ साझा करेंगे। और एक और बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करते हुए चले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और यही नहीं, राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर के लिखी गई है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले कि संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर के विपक्ष लगातार मांग कर रहा है और इसी मांग के बीच बड़ी और अहम तौर तरीके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिख करके पीएम मोदी से मांग की है। और एक और बड़ी अपडेट आपको बताते हुए चले, इंडियन एयरफोर्स का बड़ा बयान भी सामने आया है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये वायुसेना की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमें जो टास्क मिला हमने वो पूरा किया, सेना ने ये बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। वायुसेना की अपील है कि अटकलें न लगाए, जल्द ऑपरेशन की ओर से तमाम जानकारी साझा करेंगे। ये भी वायुसेना ने सीधे तौर पर बड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। आपको बताते हुए चले, जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हम कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अब खत्म हो चुका है, उसको लेकर के अब वायुसेना कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए दिल्ली की ओर रुख कराते हैं। आपका दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही है। वहां पर सबसे बड़ी राजनीतिक अपील देखने को मिली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वो तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाए और संसद का विशेष सत्र आयोजित करे। जयराम रमेश का कहना है कि देश के सामने खड़े गंभीर मुद्दों जैसे कि पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और वॉशिंगटन डीसी की हालिया घटनाएं, इन सब पर मिलकर एक ठोस राष्ट्रीय रुख जाहिर करने की जरूरत है। उन्होंने संघर्ष विराम जैसे मसलों पर भी खुली बहस की जरूरत बताई है, ताकि दुनिया को यह साफ संदेश मिले कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए पूरी तरह से एकजुट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की तरफ अब रुख, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की झलक देखी होगी, अगर नहीं देखी तो पाकिस्तान के लोगों से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में पूछिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि आगे से आतंकवाद की कोई भी कार्रवाई युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। जब तक हम इसे पूरी तरह से कुचल नहीं देते, आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आतंकवाद को कुचलने के लिए हम सभी को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक स्वर में मिलकर के लड़ना होगा। आतंकवाद कभी प्यार की भाषा नहीं अपना सकता, उसे उसी की भाषा में जवाब देना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं।
अब समय आ गया है। और वहीं देहरादून से अहम जानकारी सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए 4 धाम यात्रा के हेलीकॉप्टर सेवाएं अब दोबारा से शुरू कर दी गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धामों में हेली सर्विस पूरी तरह से बहाल कर दी गई है। इससे अब श्रद्धालुओं को यात्रा में बड़ी सहूलियत मिलेगी। प्रशासन की ओर से सभी सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं ताकि श्रद्धालु निश्चिंत होकर अपनी आस्था की उड़ान भर सकेंगे। और वहीं देहरादून के डीएम समविल बंसल ने मलिन बस्तियों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया। डीएम बंसल ने बैठक के बाद बताया कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री का स्पष्ट विजन है कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसे लोग जो मजबूरी में वहां रह रहे हैं उनके लिए योजनाएं बनाई जाए ताकि उन्हें बेहतर जीवन मिल सके। साथ ही पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए मलिन बस्तियों का विकास किया जाएगा। हमारी राज्य सरकार का ऑनरेबल सीएम का जन भाव है और स्पिरिट है कि हमारे जितने भी स्लम एरियाज हैं, स्लम डिवेलर्स हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौलिक अधिकार है। तो जो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर भी स्थित हैं वो किसी न किसी मजबूरी के चलते वहाँ पर रेसिडेंट हैं। तो ये दायित्व है कि पर्यावरण को भी बचाना है और जो हमारे रिवर बेड्स हैं जहाँ पे अपेरेंटली अगर पॉल्यूशन हो रहा है, उनका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उनको भी कंजर्व करना है और साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ है इन स्लम एरियाज उसको एक डिग्निफाइड लिविंग देनी है। इसमें हमारे जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम, एमडीडीए, इरिगेशन, इन सबको हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक ऐसा। और वहीं ऋषिकेश शहर में बीती शाम हुई मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। जगह जगह जल भराव और गटर की पानी को लेकर ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहती हुई तस्वीरें सामने आई। सरस्वती नदी से भी गंदगी ओवरफ्लो होकर त्रिवेणी घाट पर बहने लगी, जिससे गंगा की जलधारा प्रदूषित हो गई और गंगा भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची। नगर निगम बनने के बाद शहरवासियों को उम्मीद थी कि ड्रेनेज सिस्टम में सुधार होगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। गंदगी और जल भराव की समस्या अब शहर में रोजमर्रा की बात बन चुकी है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो संक्रमण और प्रदूषण का खतरा और बढ़ सकता है। लोग अब समाधान की उम्मीद में हैं और निगम प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चलिए बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बड़ी और अहम अपडेट सामने निकल करके आ रही है। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 38 अफसरों के प्रभार बदले गए हैं। 25 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया गया है। साथ ही अभिषेक रुहेला शिक्षा महानिदेशक बनाए गए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन को नई जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली के मुख्य सचिव के तौर पर पदस्थापित किए गए हैं। सचिव शैलेश बगौली को गृह और कार्मिक विभाग का अतिरिक्त प्रभार बनाया गया है। कई प्रमुख सचिवों और अपर सचिवों को नए दायित्व सौंपे गए हैं। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड में देर रात बड़े प्रशासनिक फेरबदल की जानकारी सामने आई, जिसमें कुल 38 अफसरों के प्रभार में बदलाव किए गए हैं। 25 आईएएस अधिकारी सहित 12 प्रांतीय सेवा और 1 सचिवालय सेवा के अधिकारी के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। बड़ी और अहम अपडेट उत्तराखंड से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले, प्रशासनिक तौर पर यह फेरबदल एक अहम रणनीति मानी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार के आधिकारिक कार्यवाही में कोई भी त्रुटि ना हो। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। चमोली जिले में 25 मई से शुरू होने वाली हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। लोनी वीवी के ओर से गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर पुल निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि
यात्रियों के लिए मार्ग की सुगमता सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की टीम थी यात्रा मार्ग में से बर्फ हटाने में जुटी हुई नजर आई। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि लोनीवी के द्वारा जल्द ही गोविंद घाट पुल को पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके बाद यात्रा मार्ग पर अन्य आवश्यक सुविधाओं जैसे कि बिजली, पानी और अन्य यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी संबंधित विभागों को यात्रा मार्ग और पड़ावों पर सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया है कि यात्रा का अनुभव श्रद्धालुओं के लिए सहज और सुरक्षित हो। की यात्रा 25 मई से आरंभ होने जा रही है और क्योंकि वहाँ विगत महीनों में आपदा से गोविंद घाट ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका कार्य गतिमान है और 1-2 दिन में PWD उस ब्रिज को ओपन कर देगी ट्रैफिक के लिए। और जो हेमकुंड साहिब का मार्ग है, वहाँ सेना की सिख रेजिमेंट ने बर्फ़ हटाने का काम आरंभ कर दिया है और जल संस्थान की टीम भी वहाँ पहुँच चुकी है पानी को सुचारू करने के लिए। एक बार ब्रिज ओपन अप हो जाएगा तो अन्य विभाग, PWD जिन्हें रास्ता ठीक करना है, हाइडल जिन्हें बिजली की। चलिए रुक करेंगे हापुड़ की ओर, जहां पर गन्ना समिति से जुड़े 7 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। घोटाले में गन्ना सचिव मनोज और लेखाकार भारत कश्यप को निलंबित कर दिया गया है। शासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। हापुड़ जिले के DM के निर्देश पर घोटाले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई है, जिससे एक 4 सदस्यीय कमेटी बयान दर्ज करेगी। जांच में ये सामने आया है कि लेखाकार, सचिव और बैंक प्रबंधक ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया। ये मामला अब शासन और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है और अभी सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में छिड़ा युद्ध अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है। सीमा पर हुई भारी गोलाबारी और संघर्ष के बाद दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई। तनावपूर्ण हालात के बीच हुई कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत का सकारात्मक परिणाम सामने आया। अब हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं और सीमावर्ती इलाकों में शांति लौट रही है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि आज दोपहर 3:35 पर दोनों देशों के DGMO के बीच बातचीत हुई थी। इसमें फैसला लिया गया था कि आज शाम 5 बजे से दोनों देश आकाश, जल और थल पर तत्काल हमले रोक देंगे। सबसे अहम बात, 12 मई को भारत और पाकिस्तान के DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस एक बार फिर सीधी बातचीत करेंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सीमा पर फ्लैग मीटिंग के जरिए हो सकती है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई है और इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है। ये कदम तब उठाया गया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लगातार ड्रोन हमले, गोलीबारी और तनावपूर्ण हालात बने हुए थे, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई थी। वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि भारत और पाकिस्तान ने तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए हैं, अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना। इस बैठक में सीमा पर भविष्य की रणनीतियों, संघर्ष विराम की निगरानी और विश्वास बहाली के उपायों पर चर्चा होगी। हालांकि इस हालिया युद्ध में दोनों तरफ जानमाल का नुकसान हुआ है, लेकिन अब शांति की पहल दिखाई दे रही है। सवाल यही है कि क्या यह शांति स्थायी होगी या फिर पाकिस्तान कोई गुस्ताखी करे। आप सभी को याद होगा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई 2025 को करारा जवाब दिया था।
इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में घुसकर सटीक और लक्ष्य भेदी हमले किए। अब इस अभियान में मारे गए आतंकियों की पहचान सामने आने लगी है। कुल 5 कुख्यात आतंकियों की पुष्टि हो चुकी है, जिनका सीधा संबंध लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे वैश्विक प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से था। ये सभी पाकिस्तान की सरपरस्ती में फल फूल रहे थे। पाकिस्तान हमेशा खुद को आतंक का शिकार बताता है, लेकिन हकीकत ये है कि वही आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। आज हम आपको दिखा रहे हैं इस झूठ और धोखे की बुनियाद पर खड़े पाकिस्तान की नापाक हकीकत। देखिए हमारी रिपोर्ट। 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम में हुआ आतंकी हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई की। भारत ने फल फूल रहे आतंकी के कुल 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। उसमें मारे गए आतंकों के कुछ सरगना के नाम सामने आने शुरू हो गए हैं। इन सरगनाओं में मुदस्सर खादिया खास, हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद मीर और मोहम्मद हसन खान शामिल हैं। जिसमें से मुदस्सर खादिया की बात करें तो आपको बता दें कि इसे अबू जुंदाल के नाम से भी जाना जाता था। यह लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख आतंकी था। यह मरकज तैयबा मुरीदगे का प्रभारी था, जो लश्कर की एक महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। उनकी मृत्यु के बाद पाकिस्तान सेना ने उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया था, जो इस्लामाबाद के आधिकारिक नीति और आतंकवाद को लेकर गंभीर प्रश्न उठाता है। ये कितना शर्मनाक है कि पाक सेना प्रमुख और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने उनकी अंतिम यात्रा में पुष्पांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार की नमाज एक सरकारी स्कूल परिसर में आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व जमात उद दावा के हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया है, जिन्हें एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस कार्यक्रम में पाक सेना के एक सेवा में कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक आईजीबी उपस्थित रहे, जिससे पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ सांठगांठ के आरोपों को बल मिलता है। वहीं हाफिज मोहम्मद जमील की बात करें तो यह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा एक प्रमुख आतंकी चेहरा था। यह आतंकी संगठन के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था और बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह का प्रमुख था। जमील पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, आतंकी के लिए भर्ती करने और जैश-ए-मोहम्मद के लिए फंडिंग जुटाने का आरोप था। वे पाकिस्तान में धार्मिक शिक्षा की आड़ में आतंकी सोच फैलाने का काम करता था। उसके नेतृत्व में कई आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिन्हें भारत विरोधी अभियानों में इस्तेमाल किया गया। जमील की गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई हैं। अब आपको बताते हैं कि मोहम्मद यूसुफ अजहर के बारे में, जिसे उस्ताद जी भी कहा जाता था। इसे मोहम्मद सलीम और घोसी साहब के नाम से भी जाना जाता था। ये जैश-ए-मोहम्मद का एक कुख्यात आतंकी था। वह मौलाना मसूद अजहर का साला था और संगठन में हथियार प्रशिक्षण का प्रमुख जिम्मेदार था। यूसुफ ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिलवाया। वे 1999 के कुख्यात IC 814 विमान अपहरण मामले में वांछित था, जिसे भारतीय जेलों में बंद आतंकियों को छुड़ाने के लिए अंजाम दिया गया था। उसकी गिनती जैश के शुरुआती और सबसे प्रशिक्षित आतंकियों में होती थी, जो पाकिस्तान में खुलेआम सक्रिय रहा। खालिद, जिसे अबू आकाश के नाम से भी जाना जाता था, लश्कर-ए-तैयबा का एक कुख्यात आतंकवादी था। वे जम्मू और कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में सीधे तौर पर शामिल रहा और भारत में हिंसा फैलाने में अहम भूमिका निभाता रहा। खालिद अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत में हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा था, जिससे आतंकी गतिविधियों को समर्थन मिलता था। उसकी मौत के बाद फैसलाबाद में उसका अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया गया, जिसमें वरिष्ठ पाकिस्तानी सेना अधिकारी और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर तक शामिल हुए।
ये पाकिस्तान की दोहरी नीति को उजागर करता है। अब मोहम्मद हसन खान की बात करें तो ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद का एक सक्रिय आतंकवादी था और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में संगठन के ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। हसन खान ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उनके समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे अपने पिता के प्रभाव के चलते कम उम्र में ही आतंकी नेटवर्क से जुड़ गया और जैश के लिए खुफिया जानकारी साझा करने, हथियारों की आपूर्ति और रणनीति तैयार करने जैसे कार्यों में लगा रहा। उसकी गतिविधियां भारत में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने में निर्णायक साबित हुई हैं। तो ये थे वो खूंखार चेहरे जिन पर पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वहाँ इन्हें हीरो और शहीद का दर्जा दिया जाता है। इन आतंकियों को सलामी देने वाले पाकिस्तानी अफसर दरअसल उस देश की सोच को उजागर करते हैं जो आतंकवाद को संरक्षण देता है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की तरफ से दिया गया एक निर्णायक संदेश था कि अब चुप्पी नहीं, सीधा जवाब मिलेगा। भारत आतंकवाद के हर चेहरे को बेनकाब कर। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है और वही विवेक पाकिस्तान का मर गया है। जब पाकिस्तान ने दिल्ली पर हमला करने की नापाक कोशिश कर दी, भारत के जाबाज सिपाही ने तो उस हमले को हवा में ही धराशाही कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मनामों ने आतंकी इतिहास में आखिरी कील को ठोक दिया, क्योंकि इसके बाद भारत ने जो जवाब दिया वो पाकिस्तान को सदमे में लाकर के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। जंग महंगा पड़ेगा, पाकिस्तान अपना माथा पकड़ लेगा, पाकिस्तान बिलबिलाएगा, पाकिस्तानी कौम सड़कों पर उतर आएगी, पाकिस्तान दुनिया के आगे भीख मांगेगा, लेकिन भारत माफ नहीं करेगा। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, अमृतसर सहित राजस्थान के बॉर्डर से सटे शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने बीते 24 घंटों में 26 जगहों पर हमला कर दिया, कई मिसाइल के मलबे बरामद किए हैं। इसके बाद जवाब में भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया और उसकी मिसाइल कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 प्रमुख एयरबेस को निशाना बनाया। भारत के मिसाइल हमले में मुरीद चकवाल, सोरकोट एयरबेस, चुनिया एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, पंजाब और नूर खान एयरबेस प्रमुख रूप से निशाना बने और इन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि भारत ने इन एयरबेस पर अपने फाइटर जेट से एयर टू सरफेस मिसाइलें दागी और ये सभी प्रमुख एयरबेस है। मुरीद चकवाल एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित एक प्रमुख सैन्य हवाई अड्डा है। यह इस्लामाबाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एयरबेस पाकिस्तान वायुसेना के लिए एक रणनीतिक केंद्र है, जिसका इस्तेमाल हवाई रक्षा, प्रशिक्षण और युद्धक अभियानों में किया जाता है। यहाँ कई आधुनिक लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं और इसकी रणनीतिक स्थिति इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। बेस में रनवे, हैंगर, कंट्रोल टावर और अन्य आधुनिक सैन्य सुविधाएं उपलब्ध है। सुक्कुर एयरबेस PAF बेस भोलारी साउदर्न एयर कमांड के अंतर्गत सिंध प्रांत के कराची और हैदराबाद के बीच स्थित जामशोरो जिले में एक सक्रिय ऑपरेशनल एयरबेस है। इसे PAF बेस भोलारी के नाम से जाना जाता है। यह हाल ही में शुरू किया गया था और यहाँ 19 स्क्वाड्रन और ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट यानी कि OCU तैनात है। यहाँ से F-16A/B ब्लॉक 15 ADF फाइटर एयरक्राफ्ट संचालित किए जाते हैं। चुनिया एयरबेस कसूर के पास पंजाब, यह पाकिस्तान एयरफोर्स का एक प्रमुख ऑपरेशनल एयरबेस है। यह बेस पंजाब प्रांत के चुनिया शहर में स्थित है, जो लाहौर से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। यह एयरबेस पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नूर खान
पहले चकला एयरबेस के नाम से जाना जाने वाला नूर खान एयरबेस पाकिस्तान वायुसेना का एक प्रमुख और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ठिकाना है। यह एयरबेस रावलपिंडी के चकला क्षेत्र में स्थित है और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। इस एयरबेस का नाम पाकिस्तान एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख एयर मार्शल नूर खान के नाम पर रखा गया है। यह एयरबेस मुख्यतः वीआईपी मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशनों के लिए प्रयोग होता है। रफीकी एयरबेस पाकिस्तान के झंग जिले में शोरकोट के पास स्थित पीएएफ रफीकी एयरबेस को भी भारत ने अपने हमले में निशाना बनाया। यह एयरबेस आक्रामक हवाई अभियानों में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। इसका नाम 1965 के भारत पाक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी के सम्मान में रखा गया है, जहां JF-17 थंडर और मिराज जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैनात हैं। यह एयरबेस पाकिस्तान वायुसेना के सेंट्रल एयर कमांड के तहत आता है और पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर तेजी से कार्रवाई की क्षमता रखता है। रहीम यार खान एयरबेस बीती रात भारत ने रहीम खान एयरबेस को निशाना बनाया। हमले के बाद यहां बड़ा गड्ढा देखा गया। रहीम यार खान एयरबेस, जिसे आधिकारिक रूप से पीएएफ रहीम यार खान कहा जाता है, पाकिस्तान वायुसेना का एक सैन्य एयरबेस है जो पाकिस्तान प्रांत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यह बेस रहीम यार खान शहर के निकट स्थित है और पाकिस्तान वायुसेना के एयरबसों की सूची में शामिल है। इसका रणनीतिक महत्व इसके भौगोलिक स्थान के कारण है, जो इसे देश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में त्वरित प्रक्रिया और संचालन के लिए मुफीद बनाता है। पाकिस्तान ने जो गलती की थी उसका अंजाम अब वो भुगत रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई देश आतंक को समर्थन देगा तो उसका करारा जवाब भी मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत के धैर्य की अंतिम सीमा थी, जिसे पाकिस्तान ने लांघने की कोशिश की। यह संयम का अंत था और शक्ति के प्रदर्शन की शुरुआत। भारत अब चुप बैठने वाला बिल्कुल भी नहीं। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।